Dear aspirants, welcome to Kicks Super Silver 25 very important questions on current affairs from the 21st to 31st July 2021. देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. The fourth national sero survey of COVID-19 prevalence conducted between the June-July 2021 by ICMR. With regard to this survey, consider the following facts. फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, यानी ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान लें. 1/3 पॉपुलेशन वल्नरेबल फॉर सार्स CoV-2 infection. 2/3 population have antibodies against the SARS-2. Seroprevalence higher in people who had taken 2 doses of vaccine. Young children are more susceptible to the SARS infection. Which of the fact given above is or correct? आंसर देख लेते हैं दोस्तों. आंसर इज अ बी 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. ये आंसर नहीं है. यंग चिल्ड्रन जो है नॉट मोर सुसेप्टिबल. ओके, चलो देख लेते थोड़ा सा एग्जैक्टली क्या है मैटर. कुछ फैक्ट्स है. फोर्थ सेरो सर्वे जो है वो ICMR ने किया था जून-जुलाई 2021 में. 70 डिस्ट्रिक्ट्स 21 स्टेट्स के चूज किए थे और अराउंड 28,975 पीपल पर ये सर्वे हो गया था. फर्स्ट टाइम माइनर्स को भी कवर किया गया था फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 17. चिल्ड्रन कैन हैंडल द वायरल इन्फेक्शंस मच बेटर. ये कंफर्म हो गया था कि चिल्ड्रन ज्यादा सुसेप्टिबल नहीं है बिकॉज हैविंग अ लोअर नंबर ऑफ एस रिसेप्टर्स. उसमें एस रिसेप्टर्स जो है नहीं होते, कम होते हैं और इसी वजह से दे आर इन अ सेफ जोन. बेनिफिट क्या हो गया है, सर्वे का बेनिफिट क्या हो गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. डाउट अबाउट द हाई इंटेंसिटी ऑफ थर्ड वेव डिमिनिश्ड. और दूसरा है हेल्प द गवर्नमेंट टू मेक अ अनलॉक प्रोसेस, है ना. अभी ये यदि देखे जाए तो 4 सर्वे हो गए दोस्तों, 4 सर्वे हो गए. तो चारों सर्वे का हम देख लेते पोजीशन क्या है. तो सी दिस पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सर्वे, है ना. सेरो प्रिवेलेंस यदि देखा जाए तो सेरो प्रिवेलेंस जो है धीरे 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 बढ़ रहा है ना. पहले 2020 में तो बहुत कम था, अभी 67.6% सेरो प्रिवेलेंस आ गया है ना. सेरो प्रिवेलेंस इन द सेंस क्या है कि नंबर ऑफ पर्संस जो है इन द पॉपुलेशन जो पॉजिटिव आ गए हैं टेस्ट में, है ना, स्पेसिफिक डिसीज के बारे में, कि एक ब्लड टेस्ट किया जाता है उसके आधार पर कंफर्म हो जाता है कि उनको ये जो है डिसीज हुआ है, तो ऑब्वियसली एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है. ओके, फैक्ट्स क्या है तो 2/3 पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गया. सेरो प्रिवेलेंस जो है सेम है रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में. और इसी वजह से पॉसिबिलिटी जो है थर्ड इसमें हाई सर्ज, है ना, सेकंड वेव में जो पीक आया था बहुत सारे मॉर्टेलिटी हो गई थी, उसकी पॉसिबिलिटी कम है थर्ड वेव में, है ना. 32 करोड़ पॉपुलेशन जो है उन्होंने 1 डोज ले लिया है और उसके वजह से 70% ऑफ पॉपुलेशन अबाउट द एज ऑफ 6 एक्सपेक्टेड टू हैव डेवलप सम सॉर्ट ऑफ द इम्यूनिटी. ये एक सेफ्टी जोन में चले गए हैं, है ना. लेकिन अभी खास बात है कि यदि हम एज वाइज देखें, कैटेगरी वाइज सेरो प्रिवेलेंस रेट, तो हमें सेरो प्रिवेलेंस रेट अलग अलग दिखता है. देखो एज ग्रुप जैसे ज्यादा बढ़ गया है तो सेरो प्रिवेलेंस ज्यादा है ना, हाइयर सेरो प्रिवेलेंस है. वैक्सीनेशन के कॉन्टेक्स्ट में यदि देखा जाए तो जिन्होंने दोनों डोज ले लिया है उनमें सेरो प्रिवेलेंस ज्यादा है. एज पर द सेक्स, है ना, आप देखेंगे तो वुमेन्स में सेरो प्रिवेलेंस ज्यादा है और हेल्थ वर्कर, क्योंकि उन्होंने डोजेस ले लिए और बहुत सारे जो लोग हैं हेल्थ वर्कर्स वो कांटेक्ट में आ गए थे तो उनमें डिसीज ऑलरेडी हो गया था तो एंटीबॉडीज तैयार हो गई, तो 85% सेरो प्रिवेलेंस दिखता है. अब प्रॉब्लम यह है कि ये डिफरेंट सेरो स्टेटस होने के वजह से, सेरो रेट्स होने के वजह से फ्यूचर में एक वेव का इन्फेक्शन का वेव आने की पॉसिबिलिटी है. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. मैच द पेयर्स वेरिएंट्स ऑफ सार्स CO2 कैटेगरी ऑफ अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड सैंपल, यानी सबसे पहले कहाँ मिला, कौन सा जो कोविड ये है कोरोना वायरस, है ना, यानी वो उसका जो म्यूटेंट जो है
अल्फा मिला, बीटा, गामा, डेल्टा क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा था। यहाँ पे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और यूके है ना। यूज द करेक्ट कोड। यानी अल्फा सबसे पहले कहाँ मिला? ट्रेड। बेटा कहाँ मिला? स्ट्रेन। गामा कहाँ मिला? ये देखना है। आंसर इज ए, है ना। अल्फा फर्स्ट फाउंड इन यूके, बेटा फर्स्ट फाउंड इन साउथ अफ्रीका, gamma first found in Brazil and delta first found in इंडिया। ये सेंट्रल इंडिया में जो है, सेंट्रल इंडिया में पहली बार पाया गया ये। ठीक है, चलो देख लेते थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली। देखो एक इन जनरल जो है अल्फा जो है यूके में 2020 में मिला, ये भी 2020, सभी 2020 में यानी सेकंड वेव के वक्त ये मिले थे। डेल्टा वेरिएंट जो है ये इसका ट्रांसमिशन रेट जो है, हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड है, मोर देन 50% देन द अल्फा वेरिएंट। और अल्फा वेरिएंट जो था वो पहला जो वायरस था उससे डबल उसका स्पीड था। यानी जब भी वेरिएंट आता है नया तो उसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है ना। डेल्टा वेरिएंट ये जो सेंट्रल इंडिया में विदर्भा में पाया गया पहली बार। डेल्टा वेरिएंट जो है इट्स डोमिनेटेड इन द मोस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में डोमिनेट था। सिर्फ अर्जेंटीना और कोलंबिया यहाँ पे लैम्डा वेरिएंट ये डोमिनेट था। थर्ड क्वेश्चन देख लेते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, China launched a maglev train with a top speed of 600 km per hour. Or second, a maglev train is the fastest ground vehicle of the world. Which of the following statement is or are correct? So answer is a C. Both statements are correct. देख लेते briefly क्या है maglev train. So maglev train is a self-developed by China, manufactured in the coastal city of Chengdu. अब मैग्लेव का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेटिक लेविटेशन, लेविटेशन का मतलब है सम सॉर्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ बॉयंसी, सम सॉर्ट ऑफ द लाइटनेस। अब ये जो है मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इस हिसाब से बिहेव करती है कि जो पटरी है वो पटरी और मतलब ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक और ये जो रेलवे है इसमें गैप आ जाते हैं, इनमें कोई कांटेक्ट नहीं रहता। एक जो है मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है वहां पे। ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है इसमें, और इसी वजह से इसमें फ्रिक्शन नहीं होता। अब फ्रिक्शन ही नहीं है तो ऑब्वियसली जो स्पीड है वो अच्छी रह सकती है ना। कैसे करती है? तो टू सेट्स ऑफ द मैग्नेट रहते हैं। एक पहला मैग्नेट क्या करता है? रिपेल एंड पुश द ट्रेन ऑफ द ट्रैक, ट्रैक के ऊपर आ जाती है ऐसी। यानी ये ट्रैक है और ये ट्रेन यदि यहाँ पे अटैच है तो ये हल्की सी ऊपर आ जाती है, ऐसी ट्रेन आ जाती है ना, विथ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द ट्रेन एंड ट्रैक। और दूसरा से जो है एलिवेटेड ट्रेन अहेड विदाउट फ्रिक्शन, दूसरा जो है ये ट्रेन को मूव करता है। सो ऑब्वियसली ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट है तो स्पीड में ज्यादा रह सकती है। एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन दोनों अच्छे रफ्तार में रह सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, National Asset Reconstruction Company Limited NARCL set up on the 7th July 2021. Consider the following statement with regard to the NARCL. First, it is also known as Asset Management Company. Second, none of the private sector bank not allowed to be shareholders. And third, government does not have any equity shareholding. Which of the above statement is or are correct? देख लेते हैं। D only 3, गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी इक्विटी, मतलब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये नाम से जानी नहीं जाती है ना। दूसरा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है बैंक्स इसको अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, बराबर है। ठीक है, देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या डाटा है इसके बारे में। ये एक्चुअली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहा जाता है रादर देन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एक दूसरी कंपनी है जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ बैड बैंक, है ना। बैड बैंक का एक अच्छा कॉन्सेप्ट बीच के 2 साल में काफी कुछ गर्मा गर्मी में रहा है। इट अलॉन्ग विथ एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ ये जो है
ये कंपनी प्रपोज की थी बजट 2021-22 में। अभी फिलहाल में 8 पब्लिक सेक्टर बैंक है जो शेयर होल्डर्स है। कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक इंटरेस्टेड है, नियर फ्यूचर में आ जाएंगे। गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी इक्विटी स्टेक, गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ये गारंटी देती है यदि कुछ लॉस होता है सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। यानी गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है, मतलब लेन देन है, सिर्फ गारंटी देते वक्त ही है, शेयर होल्डिंग कुछ रहेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके वो देख लेते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑब्वियसली आपने पढ़ाई होगा। इसका सिंपल सा काम है, मैनेज, एनफोर्स, सेल और रियलाइज एनी प्रॉपर्टी। यानी जो बैंक से जो भी एनपीए हुआ है यानी बैड डेप्ट हुआ है वो सब जो है ये कंपनी ले लेती है, उसका मैनेजमेंट वगैरह करती है। ये बैंक को क्या करती है, उसका जो एनपीए लिया है या बैड डेप्ट लिया है तो बैंक को रिटर्न करते हैं, क्योंकि बैंक के साथ उसकी डील हेवी डिस्काउंट पर होती है ना। ये जो है हेवी डिस्काउंट पर ही ये कंपनी बैंक से डेप्ट जो है बैड डेप्ट अपने पास ले लेती है। अब 15% जो है वो कैश में देती है, 85% जो है वो जो डील हो गई वो इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट, यानी पूरा पैसा ये देती नहीं। तो ऑब्वियसली बर्डन ये जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पर नहीं रहता। ये क्या करती है, ये सभी एसेट मैनेज करती है और बाद में सेल कर देती है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को, और अदर जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स रहते हैं उसको कर देती है, और अपना जो है एसेट का वैल्यू जो है रियल वैल्यू अपने पास ले लेती है। तो ऑब्वियसली इसके वजह से जो है इसका लॉस की पॉसिबिलिटी नील हो जाती है, कम हो जाती है, और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसका ऑथराइज शेयर कैपिटल फिलहाल में 100 करोड़ कर दिया गया है। ये देखो ये सब शेयर होल्डर्स है, ये बैंक्स है ना, ये कैनरा, एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो हाईएस्ट जो स्टेक होल्डिंग है वो किसकी है, कैनरा बैंक की है। अब एक जो है 10 करोड़ का एक शेयर जो रहेगा वैसा डिवाइड कर दिया गया है। इसका कैपिटल बेस बाद में 6000 से 7000 करोड़ होने वाला है। ठीक है, अब ये 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मैन हैंडल करता है, इज क्या है, लो वेट है, फायर एंड फॉरगेट टाइप है, हिट टारगेट इन अ डायरेक्ट अटैक मोड, क्या है। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। आंसर इज अ सी, ऑल 3। लाइट लो वेट है क्योंकि ऑब्वियसली मैन पोर्टेबल है, ध्यान में रखो, मैन पोर्टेबल है तो लो वेट रहना चाहिए, है ना। एंटी टैंक मिसाइल है तो फायर एंड फॉरगेट होना चाहिए। अब ये तीसरा सवाल है, ये हिट टारगेट इन अ डायरेक्ट अटैक मोड, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो अभी आप जितने भी मिसाइल देखेंगे ये 2 अटैक मोड में रहती है। एग्जैक्टली कैसी हम देख लेते हैं। पहले तो ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देख लेते क्या है। ये जो है 3rd जनरेशन मैन मेड है, मैन पोर्टेबल मिसाइल है, इंडियन आर्मी के लिए बनाई गई है ना। और ये इसमें खास बात है स्टेट ऑफ आर्ट मिनिएचर इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर है, जो अपने टारगेट को जो है चेज प्रॉपरली करता है और जो हवा का रुख वगैरह जो है उसको बैलेंस करके बराबर अपने टारगेट के पास पहुंच जाता है। ये जो मॉडर्न मिसाइल्स होती है 2 मोड में होती है, एक डायरेक्ट अटैक जैसे ये मिसाइल है डायरेक्ट अटैक, और एक टॉप अटैक मोड, है ना। मिसाइल ट्रैवल एट ए लो अल्टीट्यूड डायरेक्टली स्ट्राइकिंग द टारगेट, यानी मिसाइल यू उड़ जाती है ऐसी चली जाती है और ये जो टारगेट है उसको डायरेक्ट अटैक करती है। टॉप अटैक वाली क्या करते हैं कि मिसाइल रिक्वायर्ड क्लाइम शार्पली आफ्टर लॉन्च एंड ट्रैवल एट अ सर्टेन अल्टीट्यूड देन प्लंज ऑन टू द टॉप ऑफ द टारगेट, यानी मिसाइल ऐसी ऊपर जाती है, ऊपर जाके जो है टारगेट को ऊपर से हिट करती है, ये टारगेट जो है उसको ऊपर से हिट करते, कॉल्ड एज अ टॉप अटैक मोड। ठीक है, 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑयल ईयर फॉर अ सोयाबीन इन इंडिया। सोयाबीन जो है भारत में हार्वेस्टिंग होती है, उसको ऑयल ईयर क्या है। अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, मार्च, फरवरी और अगस्त, जुलाई देख लेते हैं। आंसर इज ए अक्टूबर सितंबर।
है ना। सोयाबीन के बारे में क्या इशू है देख लेते, करंट में क्या आया था। हिस्टोरिकली हाई प्राइजेस ऑफ सोयाबीन ड्यू टू द ग्लोबल शॉर्टेज। अभी प्राइजेस बढ़ गई है, काफी ज्यादा हो गई है। 2020-21 में जो सोयाबीन के लिए एमएसपी डिक्लेयर कर दिया था, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये 38,880 पर क्विंटल, इससे ज्यादा जो है मार्केट में इसकी डिमांड थी, प्राइस थी, तो ऑब्वियसली बूम था सोयाबीन। अब ये जो है इंडिया ने 112.71 लाख टन ये ऑयल सीड तो हार्वेस्ट कर लिया, क्रशिंग के लिए उसमें से 97.71 रहा। अब इशू की कौन सी चीज का आया था कि पोल्ट्री फीड जो है, ये पोल्ट्री फीड अभी महंगा होते जा रहा है। क्यों? तो डी ऑयल्ड सोयाबीन ऑयल केक जो होता है, डी ऑयल्ड इन द सेंस कि जिससे ऑयल निकाला जाता है और जिससे केक तैयार किया जाता है, जो एक पूरा निचोड़ होता है उसका सोयाबीन का, वो जो है दैट इज कॉल्ड एज द सोयाबीन ऑयल केक जो है, ये मेन इंग्रेडिएंट था पोल्ट्री फीड का, है ना। पोल्ट्री फीड का मेन इंग्रेडिएंट देख लेते हैं एग्जैक्टली कैसे है। तो ये देखो पोल्ट्री का फीड का फॉर्मूला यदि हम देखेंगे तो इसमें ये जो है ये प्रोटीन रिच है ना, ये यहां से आता था, 30% कवर करता था। मेजर सेक्शन जो है ये मेज कवर करता है, ये वाला पोर्शन, बाद में प्रोटीन और कुछ मिनरल विटामिन का मिक्सचर रहता है। इस टाइप से ये पोल्ट्री फीड फॉर्मूला तैयार किया जाता है। अब इसमें इंडिया में जो सोयाबीन हार्वेस्ट होता था उसका जो है काफी यूज किया जाता था, लेकिन अभी उसमें जो है क्रॉपिंग बराबर नहीं हुई और इसी वजह से भाव बढ़ गए। अब रेट ज्यादा बढ़ गए तो ऑब्वियसली पोल्ट्री फार्मर्स जो है ना, पोल्ट्री मैन, दे आर सर्चिंग फॉर द अल्टरनेटिव। अब इंडिया में जो है ये शॉर्टेज होने की वजह से नॉन जीएम जो है अपना डी ऑयल्ड सोयाबीन ऑयल केक जो है ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अब इंडिया में जो है नॉन जीएम सोयाबीन हार्वेस्ट होता है ना, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन नहीं होता। इंडिया में सिर्फ एक ही क्रॉप जो है जो जीएम क्रॉप अलाउ है, दैट इज अ कॉटन। कॉटन ही सिर्फ है, बाकी कोई भी क्रॉप अलाउ नहीं है और ऑब्वियसली इसी वजह से सोयाबीन भी नहीं। लेकिन सारी दुनिया में जीएम क्रॉप होते हैं। दुनिया में दूसरा जो देश है जहां पे नॉन जीएम सोयाबीन क्रॉप होता है वो है यूक्रेन, लेकिन उसका एरिया बहुत कम है, इसलिए वहां पे जो है बहुत कम तादाद में सोयाबीन होता है। अब ऑब्वियसली ये जो है इसी वजह से इंडिया में सोचा जा रहा है कि पहली बार सोचा जाए कि हम इंपोर्ट कर दे। कौन सा इंपोर्ट कर दे? जेनेटिकली मॉडिफाइड जो डॉक है वो इंपोर्ट कर दे। अब ये इसीलिए कि ये ना यूज करते हुए पोल्ट्री में जो है अदर सोर्स यूज कर रहे थे प्रोटीन का, लेकिन उससे पोल्ट्री की मॉर्टेलिटी यानी बहुत सारी जो पोल्ट्री है वो डेथ हो रही थी, और ऐसा ना हो करके ये डिसीजन लिया जा रहा है। 7th क्वेश्चन, RBI is currently working towards a phased implementation strategy of central bank digital currencies with a focusing on some key issues including use of distributed ledger. What is or are advantages of a distributed ledger? Distributed ledger के advantages क्या है देख लेते हैं। Can possible any changes only by multiple parties? Hard to cyber attack, provide easy flow of information, and 4th one is a automated operations. Answer is B 2, 3, 4। मतलब कैन पॉसिबल एनी चेंजेस ओनली बाय मल्टीपल पार्टीज? नहीं, यानी कोई चेंजेस अलाउ ही नहीं है। कोई भी बंदा आके कुछ काड़ा करके जाएगा, इट्स नॉट अलाउड। ओके, देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या मैटर है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है? ये एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी में यूज किया जाता है। डाटाबेस होता है दैट इज consensually shared and synchronized across the multiple site institution और geographies। तो किसी के हाथ में नहीं होता है ना, सब ब्लॉकचेन टाइप का। एक्सेसिबल बाय मल्टीपल पीपल, बहुत सारे पीपल एक साथ यूज कर सकते हैं। अलाउ ट्रांजैक्शन टू हैव अ पब्लिक विटनेस, हर जो भी ट्रांजैक्शन है कोई भी जो भी बंदा है इजीली देख सकता है, यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है।
Participant at each node of the network can access the recording shared across the network and can own an identical copy of it. यानी कोई चीटिंग का टेंशन नहीं है. Any changes or addition made by the ledger are reflected and copied to all participants in a matter of second. यानी एक बार किसी ने कुछ चेंज कर दिया तो तुरंत दूसरे बंदे को भी वो शो हो जाएगा. यानी उसके लिए टाइम लैग भी नहीं रहता, तो इसी वजह से टेंशन भी नहीं रहता कि कोई काड़ा करके चांस ले लेगा. एडवांटेजेस क्या है? हार्डर टू साइबर अटैक. साइबर अटैक जो है इसमें नहीं होता. रेजिस्टेंस टू मैलिशियस चेंजेस बाय द सिंगल पार्टी. कोई भी बंदा चेंज नहीं कर पाता. अलाउ फॉर एक्सटेंसिव ट्रांसपेरेंसी. क्लियर कट हर एक बंदे को जो भी बदलाव है वो दिख जाता है. रिड्यूस ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज. स्पीड अच्छी है, स्पीड बढ़िया है, 24/7 वर्क होता है, इसलिए कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. इजी टू फॉलो द अकाउंट. अकाउंट को ट्रैक करना बड़ा आसान है. रिव्यू जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो लेना बड़ा आसान है, और इसी वजह से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल हो जाती है. अब खास बात है कि ये सब डिजिटलाइज्ड है, तो पेपर वर्क नहीं है. पेपर वर्क नहीं तो ये इको फ्रेंडली जो है लेजर हो सकता है. आरबीआई जो है इन्होंने फोकस किया था सम की इश्यूज. जब ये लॉन्च किया था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का सोचा है आरबीआई ने, तो कुछ इश्यूज है, वो इश्यूज पर वो फोकस करना चाहती है. देखती है कि भाई रिटेल पेमेंट में क्या इसकी हलचल हो सकती है, या होलसेल पेमेंट में क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है. टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करे, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर यूज करे या सेंट्रलाइज लेजर यूज करे. वैलिडेशन मैकेनिज्म कैसा रहेगा, यानी टोकन बेस रहेगा या अकाउंट बेस रहेगा. इश्यूएंस जो है ये आरबीआई खुद इश्यू करेगी या कोई बैंक के थ्रू इश्यू करना है. और डिग्री ऑफ एनोनिमिटी यानी जो है पारदर्शिता कितनी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, इसके ऊपर जो है अभी पायलट बेसिस पर आरबीआई वर्क कर रही है. एक बार ये सब टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद कॉमन मैन के लिए ये रिलीज किया जाएगा. 8th क्वेश्चन. आइलैंडिंग स्कीम proposed by the union government deals with A. Conservation of coral islands of India, B. Development of transport hub at a regional level, C. Provision of backup power to major cities in case of a grid failure, and D. Containing COVID-19 spread through creation of a strict containment areas. What is the answer? Answer is a C. Provision of backup power to major cities in case of a grid failure. देख लेते थोड़ा ब्रीफली. मुंबई में गड़बड़ हो गई थी अक्टूबर 2020 में. ग्रिड कोलैप्स हो गया था, वेस्टर्न ग्रिड कोलैप्स हो गया था, और इसी वजह से है ना पूरा का पूरा कारोबार ठप हो गया था. और मेन इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि मुंबई जो है इट्स अ फाइनेंस कैपिटल. बहुत सारे जो है वहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, बहुत स्ट्रेटेजिक जो इंस्टीट्यूशंस है, तो इसी वजह से ये इशू आ गया था. गवर्नमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट ने सोचा है कि एक डिजाइन कर ले आइलैंडिंग स्कीम के लिए सभी मेजर सिटीज के लिए. ये इसलिए कि जब भी कभी ग्रिड का फेल्यूर हो जाता है तो एक बैकअप पावर उनके पास बना रहे, ताकि मेट्रोज जो है उनको प्रॉब्लम ना हो. बिकॉज मेट्रोज आर वेरी स्ट्रेटेजिक सेंटर्स. बहुत सारी जो है कंपनियां होती है, वो यदि बंद गिर गई कुछ समय के लिए तो बड़ा लॉस होता है, और स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस भी वहां पे होते हैं. ये जो है मुंबई देखा जाए तो मुंबई में एक ग्रिड बनाया गया था. टाटा पावर ने ग्रिड बनाया था, टाटा पावर सिस्टम फॉर द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और रिलायंस इसमें. अब ग्रिड फेल्यूर जो हो गया, इसके बाद टाटा पावर को समझ में आया कि इसका अपग्रेडेशन करना जरूरी है ना. तो इसलिए ये सब इश्यूज अभी आया कि आइलैंडिंग एग्जैक्टली क्या होता है. अब आइलैंड के इश्यूज क्या है, आइलैंडिंग करते हैं तो इश्यूज क्या आते हैं. तो आइलैंड के मेन प्रॉब्लम है कि अनएक्सपेक्टेड लाइव वायर्स रह जाती है, और जब रिपेयर करने के लिए क्रू जाता है तो एक्सीडेंट हो सकता है. ऑटोमेटिक रिकनेक्शन हो सकता है ना, मे प्रिवेंट ऑटोमेटिक रिकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस. अबनॉर्मल वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो बहुत सारे डिवाइसेस मशीनरी खराब हो सकते, ये भी एक इशू है. 9th question. With regard to the Summer Olympic Games 2020, consider the following facts. First, Japanese capital for the first time hosted the games. Second, medals crafted from a gold extracted from Hathi gold mine of India.
Manpreet Singh and Mary Kom will be the flag bearers for India at a opening ceremony. And fourth, karate will be the first time introduced in these games. What of the above facts is or are correct? Answer देख लेते हैं. Answer is a D, 3 and 4. 3 and 4 only. यानी जापान इज फर्स्ट टाइम नहीं. देखो ये ऐसी कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना फैक्चुअल, थोड़ा ध्यान में रखना. फर्स्ट टाइम नहीं है ना. मेडल क्राफ्टेड, गोल्ड एक्सट्रैक्टेड. हम इन जनरल गोल्ड मेडल वगैरह सोचते हैं, तो ये भी एक गुमराह करने के लिए तो नहीं हो सकता है ना. तो इसी वजह से ओलंपिक गेम्स के बारे में थोड़ा पढ़ते रहिए. बहुत सारा इश्यूज है वहां पे, तो क्वेश्चंस आपको आ सकता है. देख लेते थोड़ा फैक्ट्स. टोक्यो में सेकंड टाइम हो रहा है. पहले टाइम में 1964 में हो गया था. जो मेडल्स वहां पे बनाए, वो खास बात है कि मेडल्स जो बनाए गए ये रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बनाए गए, तो ये कंजर्वेशन शो करता है मेडल्स. कराटे के साथ साथ पहली बार है ना स्केच बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ये गेम्स पहली बार इंट्रोड्यूस हो गए. कितने? 1, 2, 3 और 4. ध्यान में रखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ सकता है. 11th question, with regard to the microplastics, consider the following statements. 1. Synthetic solid particle size less than 1 micrometer. 2. Soluble in water. Which of the above statement is or are correct? Answer देख लेते दोस्तों. Answer is a D, none of the above, neither 1 nor 2. ओके. सिंथेटिक सॉलिड पार्टिकल का साइज, ये देखो ये ऐसे कुछ फैक्चुअल है, तो थोड़ा इसलिए मैं अक्सर बताते रहता हूं कि आपके फैक्ट्स बेहतरीन हो. कुछ बेसिक फैक्ट्स रहते हैं वो बेहतरीन हो. यदि बेसिक फैक्ट्स बेहतरीन नहीं रहे तो गूगली हो सकती है आपके एग्जाम की, है ना. तो ध्यान में दो. देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है. माइक्रोप्लास्टिक्स जो है, these are synthetic solids with a size from 5 mm to 1 mm and these are insoluble and thus it is a issue. तो सेकंड वाला तो वैसे ही उड़ जाता है कि समझ लो कि लॉजिकल नहीं क्या. रिकॉग्नाइज एज अ मेजर सोर्स ऑफ अ मराइन पोल्यूशन. एनालिसिस ऑफ स्ट्रेचेस ऑफ रिवर गंगा बाय द एनजीओ टॉक्सिक लिंक, जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा में जो है, इनके साथ जो है एक एनालिसिस किया और पता चला कि गंगा में बहुत सारा अनट्रीटेड सीवेज है और वो कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट है. साथ में गंगा जो है रिलीजियसली काफी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो रिलीजियस ऑफरिंग जो है वो व्रैप किया जाता है, जो है ना एकदम थिन प्लास्टिक रहती है जो नॉन डिग्रेडेबल है, और इसी वजह से ये गंगा जो है ये मेजर पोल्यूटेंट हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्ट एंटिटीज और सिस्टम और फंक्शन. The Narcotics Central Bureau, पहला coordinating body with the International Organization to Combat Transactional Drug Trafficking. Narcotics Control Bureau, coordination among the various central and state agencies for effective drug law enforcement. And third, Seizure Information Management System, digitization of pan-India drug seizure data. What is the answer? Answer is a C. 1, 2 and 3 means all 3 are correct, है ना. क्यों आया इशू देख लेते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है लोकसभा में क्वेश्चन रेज हो गया था, उस पर आंसर देते हुए कहा था कि इंडिया ने ड्रग ट्रैफिकिंग, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस और केमिकल प्रिकॉशंस, इसके लिए 26 बायलैटरल पैक्स के 15 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और 2 एग्रीमेंट्स किए हैं सारे वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर. ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है एनसीबी, इट्स अपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, फंक्शन एज ए एनफोर्सिंग एजेंसी थ्रू इट्स जोन्स एंड सब जोन्स, शेयर इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंडिया की कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखो इतने हैं: सार्क ड्रग्स ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क, ब्रिक्स, कोलंबो प्लान, आसियन सीनियर ऑफिशियल्स ऑन ड्रग्स मैटर्स, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम एंड इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो वियना ऑस्ट्रिया में है. अब नार्कोटिक कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है NCORD, ये 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेटअप किया था. इट इज
restructured into the 4-tier scheme since 2019 for better coordination. डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये जो है बनाई गई है. ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी 2019 में 19 जुलाई 2019 में सेटअप किया था, जिसके चेयरमैन एनसीबी के डायरेक्टर रहते. इसका काम है जो मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस इन्वॉल्विंग लार्ज सीजर, बहुत बड़े पैमाने पर जो नार्कोटिक्स ड्रग्स सीज किया जाता है उसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन करती है. अब सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सिम्स, ये ई पोर्टल है. 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया था फॉर ऑल ड्रग्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. सभी जो एजेंसीज है स्टेट की और सेंटर की, है ना, ये जो एक्ट है मैंडेट नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 का, इसके तहत जितने भी एजेंसीज आती है उनको एक लिंक दिया गया है. इसकी वजह से क्या हो जाता है, सभी इंस्टीट्यूशन को रेडी जो डाटा है वो इमीडिएटली मिल जाता है. डाटा शेयर करने की भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, यानी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाता है. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सशस्त्र सीमा दल है, इंडियन कोस्ट गार्ड, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है. इनको भी एम्पावर्ड कर दिया गया है कि जितने भी फारफ्लंग एरियाज है, यानी टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है, ये बाउंड्रीज पर कवर करने के लिए भी इनको एम्पावर्ड किया गया है और ये सीज कर सकते हैं. 5 टॉपमोस्ट स्टेट्स है जहां पे ड्रग्स ट्रैफिकिंग का केसेस रजिस्टर्ड है ना, 2019 के हिसाब से. कौन से है, 5 देख लेते हैं. फर्स्ट महाराष्ट्र है नंबर 1 पर, सेकंड पंजाब है, थर्ड यूपी है, फोर्थ केरला है और फिफ्थ जो है तमिलनाडु है. सीक्वेंस ध्यान में रखिए दोस्तों. सबसे ज्यादा केसेस कहां पे हो गए, इन जनरल हम उड़ता पंजाब देखते हैं तो वहां पे केसेस ज्यादा नहीं हुई, बराबर है. हमारी सबसे ज्यादा केसेस है महाराष्ट्र में और सेकंड नंबर पर पंजाब है. तो थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान में रखो. गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल ये दोनों पॉपुलर चीजें हैं वर्ल्ड लेवल पर. गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, दिस इज द एरिया ऑफ दिस ऑल दिस ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग प्रोडक्शन. पॉपीज जो है ये देखिए, ये पॉपीज जो है जिससे हेरोइन तैयार होती है, इसका खेती होती है, हार्वेस्टिंग होती है. दूसरे जो एरिया है कोलंबिया और मेक्सिको, यहाँ पे भी अच्छा होता है. मेक्सिको का जो एरिया है ये सेकंड नंबर पर है आफ्टर अफगानिस्तान. अफगानिस्तान ये फर्स्ट नंबर पर है और सेकंड नंबर पर मेक्सिको है. ये गोल्डन ट्रायंगल जो है ये थाईलैंड, लाओस और म्यांमार का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे ये इसकी खेती होती है. और गोल्डन क्रिसेंट जो है ये अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का जो बाउंड्रीज एरियाज है वहां पे भी यहाँ पे खेती होती दिखती है. 13 questions. English city of Liverpool has been removed from the UNESCO's list of the World Heritage recently. What was the category of this heritage site? बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब हेरिटेज लिस्ट से कोई जो एक आध एलिमेंट है या एक आध साइट है विड्रॉ हो जाते हैं. बड़ा लॉस होता है क्योंकि टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में या और कंजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में लॉस होता है. तो ये जो लिवरपूल है इसको हटाया गया है. तो ये साइट कौन से कैटेगरी में आती है ना, कल्चर साइट में आती है या मिक्स साइट में आती है. यूज द करेक्ट कोड बोला है, देख लेते हैं आंसर. आंसर इज ए, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चरल साइट, यानी साइट के नाम होते हैं. चलो देख लेते हैं क्या होता है. तो देखो यूनेस्को कैटेगराइजेशन करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट. 2 कैटेगरीज है, मेजर कैटेगरीज. एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर. ये दोनों जो है मेजर कैटेगरीज ये 3-fold क्लासिफिकेशन पर आधारित है. एक है कल्चरल, दूसरा है नेचुरल और तीसरा है मिक्स. मिक्स यानी कल्चरल और नेचुरल दोनों का मिक्स रह सकता है. ये जो है 3 जो है साइट्स, अभी तक 3 साइट्स जो है उन्होंने अपना स्टेटस खो दिया है. जैसे ओमान जो है, ओमान की ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पोचिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से अपना स्टेटस खो चुकी है. वैसे ही ये जो है ड्रेसडेन की एल्बे वैली जो है इसने 2009 में खो दिया था. क्यों, तो वहां पे एक 4 लेन मोटरवे ब्रिज बना डाला था, तो उसकी जो शान है नेचुरल इसकी वो चली गई है. तीसरा है लिवरपूल जो अभी विड्रॉल हो गया है ना, लिवरपूल सी, दिस इज द साइट ऑफ लिवरपूल.
यहाँ पे नई बिल्डिंग बनाई गई है, यानी फुटबॉल स्टेडियम वगैरह बनाया गया, तो उसका जो एंटिकनेस है वो तो चला गया भाई, तो इसी वजह से जो है ये स्टेटस से विड्रॉल हो गया। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सर्वे करती है? आंसर देख लेते हैं। सी, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, है ना, यूनेस्कैप जो है वो ये सर्वे करती है। रीजनल कमीशन है जो बैंकॉक थाईलैंड में है, जो 20 मार्च 1947 में एस्टेब्लिश हो गया था। व्हाट वाज द एम? इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एशिया एंड फार ईस्ट, foster the economic relations between the other regions or throughout the world. मेंबरशिप अराउंड 53 मेंबर स्टेट्स है, यहाँ पे 9 एसोसिएट मेंबर्स है, ज्यादातर एशिया और पैसिफिक रीजन से, लेकिन बाकी मेंबर जो है वो भी यहाँ पे, जैसे फ्रांस, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये भी इसके मेंबर है। ये जानबूझ के ध्यान में रखो दोस्तों, क्योंकि ये पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि हमें लगता है कि भाई ये तो ये जो है एशिया के कॉन्टेक्स्ट में ही है, लेकिन इसमें ये जो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्री भी आती है। जो ग्लोबल सर्वे है वो हर 2 साल में एक बार किया जाता है। टोटल 143 कंट्रीज जो है इसे सर्वे में रहते हैं। इंक्लूड असेसमेंट ऑफ द 58 ट्रेड फैसिलिटेशन, है ना, कवर मेजर्स कवर्ड बाय द WTO ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। स्कोर के लिए 5 मेजर यूज किए जाते हैं: ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटीज, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कोऑपरेशन, पेपरलेस ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड, ये यूज किया जाता है। तो थोड़ा ध्यान में रखो, है ना, ये थोड़ा सा पूछ सकता है क्वेश्चन। ये जो है 4 मेजर एरियाज, ये बड़ा क्रूशियल डाटा है। 4 मेजर एरिया जो है की फोकस किया जाता है ये सर्वे में। एक है जनरल ट्रेड फैसिलिटेशन, दूसरा है डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन, तीसरा है सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन और चौथा है ट्रेड फाइनेंस। ये जो है WTO के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है ना, तो इसी वजह से ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है, इंप्रूव हो गई 2019 से। देखा जाए तो ओवरऑल स्कोर देखो 78.49% से 90.32% हो गया, यानी सभी इसमें, जैसे ट्रांसपेरेंसी में तो काफी तरक्की कर ली, 100% हो गया है। ये क्यों हो सका? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो है, इसने रिफॉर्म शुरू कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर ले, फेसलेस, पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस कस्टम फैसिलिटीज इन्होंने डेवलप कर ली। तो इससे ऑब्वियसली स्पीड जो है वो बड़ी, इफिशियंसी आ गई, रफ्तार बढ़ी, है ना, एरर कम हो गई, ह्यूमन जो इंटरफेरेंस हो कम हो गया, तो ऑब्वियसली सभी में स्कोर अच्छा रहा। ओवरऑल स्कोर जो है इट्स हायर देन OECD कंट्रीज एंड यूरोपियन रीजन, उनसे भी ज्यादा है स्कोर, बेटर देन मेनी OECD कंट्रीज लाइक नॉर्वे, फिनलैंड, UK, यूरोपियन यूनियन रीजन, इनसे अच्छा स्कोरिंग है। बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री व्हेन कंपेयर्ड टू द साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया रीजन एंड एशिया पैसिफिक, यानी सारे दुनिया में जो है हमारी कंट्री जो है उसका इंप्रूवमेंट वन ऑफ द बेस्ट माना गया है। 15th क्वेश्चन, व्हाट इज अ गेट कीपर मॉडल? A, to prevent suicide triggered by mental health issues in a prison, selected inmates trained to identify prisoners at a risk of a suicide, refer them to treatment or supportive services. B, to enhance the attendance of a student of a primary level online teaching in a rural areas by a mentor who communicate one-to-one to students in a local language. Third, that is C, to prevent drone attack on a strategic locations by installing jammers and automated drone identification radars in the restricted zones. And D, to check out the flooding in the lower riparian areas of Uttar Pradesh and Bihar by making series of check dams over all northern tributaries of a Ganga river. What is the answer? Answer is A. दोस्तों ये इट्स अ इश्यू ऑफ अ प्रिजन डेथ। प्रिजन में अभी ये कोविड कंडीशन में काफी कुछ सुसाइड हो गया था और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निमांस
बेंगलुरु, इनको रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर आप स्टडी करें। बेंगलोर प्रिजन पर एक स्टडी हो गई और पता चला कि डिसऑर्डर जो है ये 80% प्रिजन पॉपुलेशन में है। तो ऑब्वियसली उनके हेल्थ और उनके सिक्योरिटी के लिए कुछ सजेशंस देना जरूरी था। गाइडलाइंस क्या दिए है हिमास ने? प्रिजनर्स विद अ मेंटल डिसऑर्डर्स हैड टू बी रेगुलरली असेस्ड फॉर अ सिविरिटी ऑफ अ सुसाइडल रिस्क। कॉन्सिस्टेंटली उनका असेसमेंट करते रहे, रेगुलर जो है मेडिकेशन होता रहे, सुपरवाइज होता रहे, साथ में कुछ करेक्शनल फैसिलिटीज डेवलप हो जाए डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत। एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ द बडी सिस्टम, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सोशल सपोर्ट जो है वो प्रिजनर्स को बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे माहौल में वो रहते हैं कि पूरा जेल का माहौल बहुत ही डेंजर रहता है ना, और ऐसे सिचुएशन में कोविड कंडीशन में और एलिनेशन बढ़ते जा रहा है। तो ये जो बडीज है यानी लिसनर्स, ये कौन रहेंगे? तो वो बस उनके जो इनमेट्स है वही रहेंगे, वो उनके साथ कॉन्सिस्टेंट इंटरैक्ट करते रहेंगे जो ट्रेन किया जाएगा। साथ में उनकी फैमिली और फ्रेंड जो है उनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता रहे। भाई अभी तो कई जगह ये भी एक्सपेरिमेंट किए गए कि जो ये है प्रिजनर्स है उनको मोबाइल फोन दिए गए ताकि वो अपने फैमिली के साथ कॉन्सिस्टेंट टच में रहे। तो ये अच्छा एक जो है स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाया है। 16 क्वेश्चन दोस्तों, फनम्बुलस palmarum is the scientific name of critically endangered Asian cheetah, Indian three-striped palm squirrel, blue-headed quail doe and flat-tailed tortoise. So answer is B, इंडियन थ्री स्ट्रिप पाम स्क्विरल। एक छोटी सी ये होता है स्क्विरल होती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में है। देखो क्यों आया क्वेश्चन, तो एलिसन करके एक ब्लैक स्क्विरल है, नेम्ड आफ्टर द यूके बेस्ड साइंटिस्ट हु हेल्प टू आइडेंटिफाई इट, फाउंड इन द तिरुवनंतपुरम के एक आउटस्कर्ट एरिया में मिला 2008 में। तब से ये सर्वे किया गया है कि भाई ये स्क्विरल इन जनरल ब्लैक तो नहीं रहती, ये ब्लैक स्क्विरल क्यों है। पूरे 13 साल लगे, 13 इयर्स ऑफ रिसर्च जो पब्लिश किया गया करंट साइंस मैगजीन में। पता चला है कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द जीन म्यूटेशन एंड नॉट अ न्यू स्पीसीज, ये नई स्पीसीज नहीं है। मेलानोकॉर्टिन 1 रिसेप्टर जो होता है, ये जीन है, ये स्विच ऑन हो जाता है और सीधा सीधा पिगमेंटेशन बदला देता है, यानी मेलानिज्म बढ़ा देता है, और इसी वजह से ये जो स्क्विरल है ये ब्लैक कलर की दिख रही है। 17th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First, India is the third largest greenhouse gas emitter of the world, and second, India is among the lowest per capita emissions of the greenhouse gases in the world. Which of the statement is or are correct? Answer is C. Both statements are correct. दोनों statement correct है। तो ये थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन कैसा है, थोड़े पैराडॉक्सिकल दिखते हैं, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसे स्टेटमेंट दिखते हैं, ये इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। दोनों में यदि हम माइन्यूटली देखें तो ये जनरल है और ये पर कैपिटा है ना। तो ऑब्वियसली थोड़ा ध्यान में रखो कि इंडिया का पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से पर कैपिटा तो कम रह सकता है, माना कि टोटल एमिशन ज्यादा रह सकता है। चलो देख लेते कुछ फैक्ट्स। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है आफ्टर चाइना एंड यूएसए, contributing 6.6% of the total global emission. Per capita जो है वो कम है, still very low at 1.7 टन का कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा 2015 के डाटा के हिसाब से, जो वर्ल्ड लेवल से काफी कम है। वर्ल्ड लेवल का एवरेज है 5 टन जो है, और हमारा 1.7 तो कम ही है ना। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कहां से जा रहा है इंडिया में, जो ग्रीन हाउस का प्रॉब्लम है वो एनर्जी सेक्टर से ज्यादा आ रहा है। हमारे यहाँ पे थर्मल एनर्जी जो है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। एग्रीकल्चर जो है उससे सेकंड रैंक में आता है, क्योंकि मीथेन वगैरह यहाँ से ही रिलीज होता है। अभी कंट्री ने जो है प्रॉमिस किया है कि 33 to 35% रिडक्शन जो है 2030 तक कम कर दिया जाएगा एज कंपेयर टू 2005 लेवल पर। लेकिन इंडिया में एमिशन ज्यादा बढ़ने की रीजंस क्या है,
तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, हम डेवलपिंग कंट्रीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ रोक नहीं सकते हैं, एनर्जी यूज कंजम्पशन उसकी वजह से ज्यादा है, पर कैपिटा एमिशंस ज्यादा है। सो ऑब्वियसली, और साथ में और एक खास बात है कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है कार्बन सिंक के लिए वगैरह, ये अभी डेवलप नहीं हुआ है, या फिर कार्बन न्यूट्रलिटी की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे डेवलप नहीं हो सकी है, और ये भी एक रीजन है। अब कंक्लूडिंग सेरेमनी जो है, क्योंकि इशू कहाँ आया, तो G20 का क्लाइमेट समिट जो है, ये इंडिया ने वहां पे कंसर्न रखा कि सब कुछ कंट्रीज जो है वो प्लेस कर दिए है कि भाई नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन और कार्बन न्यूट्रलिटी बाय मिड सेंचुरी हम ला लेंगे, लेकिन वो प्रॉमिस इनएडिक्वेट है ना। तो इंडिया ने G20 कंट्रीज को कहा है कि एटलीस्ट जो है आप पर कैपिटा एमिशंस बाय 2030 एवरेजली आप कम कर दो। कुछ कंट्रीज जो है उन्होंने टारगेट काफी लंबा रखा है, 2050 2060, ये काफी लंबा है। चाइना ने भी काफी लंबा रखा है। अब यूएसए तो बात ही नहीं करता, तो यूएसए एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट जो COP टॉक है 26 है ग्लासगो में होने वाली है, तो ऑब्वियसली वहां पे यूएसए कुछ कमिटमेंट कर लेगा। लेकिन यूएसए भी वही जो चाइना कहता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी एंड जो है इकोलॉजिकल एलिमेंट आर सेकंड प्रायोरिटी, ये दोनों कंट्रीज ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं। प्लान आउटलाइन क्या है, तो एक नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, या आउटलाइन प्लान होता है कैपिंग एमिशंस के कॉन्टेक्स्ट में, जो हर कंट्री को सबमिट करना पड़ता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पास। ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत हो गया है। यहाँ पे एक फेयर शेयर का एक कॉन्सेप्ट है। इट रिप्रेजेंट द रिडक्शन कंट्रीज मस्ट अचीव टू एंश्योर दैट जो ग्रीन हाउस गैस लेवल्स है इट्स बिलो टू प्रिवेंट a 1.5 एवरेज टेम्परेचर राइज ओवर द ग्लोब बाय द टर्न ऑफ सेंचुरी, यानी ग्लोबल टेम्परेचर 1.5% से डिग्री से कम रहे, ये कोशिश के लिए एक हर एक का एक कंट्रीब्यूशन है। वो उसका डाटा जो है वो UNFCCC को सबमिट करना पड़ता है। अब काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर जो थिंक टैंक है, एक NGO है दिल्ली में, उसके हिसाब से ये जो चारों कंट्रीज है यूएसए, यूके, चाइना और इंडिया, ये फेल हो चुकी है। इट फेल्ड है ना टू डिक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा। तो इंडिया का वैसे भी कम है, लेकिन अमेरिका का देखो बड़े बुरे हाल है ना, यूके का भी देखो उससे भी बुरे हाल है ना। तो ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट प्रॉपरली कमिटिंग दियर प्लेस। 18th question. Consider the following statements with regard to the Jal Jeevan Mission 100 days campaign launched by the Union Government of India to provide water access to every school, Anganwadi, ashram schools and residential tribal schools. First, launch on the 2nd October 2020. Second, till March 2021 achieved 90% target. Third, achieved 50% target in a remote village areas. What is the answer? Answer is a है ना, आंसर इज A, ओनली वन इज करेक्ट, बाकी का नहीं। ये डाटाबेस है तो थोड़ा सा डाटा रट लेना दोस्तों। देख लेते थोड़ा डाटा क्या है। जल जीवन मिशन है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। 100 डेज का ये कैंपेन है। अचीव 100% कवरेज एंड प्रोवाइड पोर्टेबल पाइप वाटर सप्लाई टू ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पजेस and provide tap water for hand washing and in a toilet in every school, आंगनवाड़ी, आश्रम, शाला, रेसिडेंशियल ट्राइबल स्कूल। इसके लिए दो पर्पस के लिए ये 100 डेज का कैंपेन तैयार कर दिया, ये मिशन तैयार कर दिया। अब ये पोजीशन क्या है इसकी देख लो। अभी फिलहाल में 40% ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी हैव ओनली टैप वाटर एक्सेस। कैंपेन हैड बीन एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2021, यानी टारगेट अचीव नहीं हुए तो एक्सटेंशन दिया गया, फिर भी टारगेट अचीव हो नहीं पाए। 9 जो स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यहां पे अचीव हो चुका, लेकिन झारखंड और वेस्ट बंगाल के काफी बुरे हाल है। जस्ट 15% ऑफ द स्कूल्स एंड 10% है ना ऑफ आंगनवाड़ी कवर्ड।
यूपी अच्छा रोल निभा रहा है, 80% ऑफ स्कूल्स कवर्ड। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसके ऊपर क्यों फोकस किया है? वो कहती है कि भाई चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टेबल टू द वाटर बॉर्न डिसीजेस, और अभी कोविड कंडीशन में हैंड वॉश यदि बराबर नहीं होगा तो और प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रिकॉशनरी मेजर फॉलो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये जो लैग है ना, ये कैंपेन का, तो इट विल बी वेरी डेंजरस इनफ, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि किस ढंग से जो है अभी पोजीशन स्कूल और आंगनवाड़ी की दिखती है। 19 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया जो है अभी 2021 आया है, सेंसस अभी होने वाला है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट, since 1951 none of the census have been published data on any caste, and B, second, before independence every census had published a data on all caste। ये देखो, ध्यान में रखो, ये कास्ट के बारे में है दोस्तों। तो अभी कास्ट का इश्यू पर्टिकुलरली ओबीसी जो है, ये कैटेगरी की एनुमरेशन हो जाए सेंसस में, इसके ऊपर काफी इश्यू चल रहा था, और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देख लेते हैं आंसर। आंसर इज अ डी, नन ऑफ द। ओके, ये भी नहीं और ये भी नहीं, दोनों नहीं है, तो क्या है एग्जैक्टली देख लेते हैं हम। सो एवरी सेंसस सिंस 1951 पब्लिश डाटा ऑन ओनली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यही कैटेगरी के कास्ट इनुमरेट हो गई है। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस अंटिल 1931 पब्लिश द डाटा ऑफ एवरी कास्ट ऑफ इंडिया, हर एक कास्ट जो है वो यहाँ पे पब्लिश होती थी। लेकिन 1941 में ड्यू टू द इश्यूज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, क्योंकि एक टाइम कंजम्पशन भी था और कॉस्ट इफेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम था, इसलिए डाटा पब्लिश नहीं हो सका। यानी बिफोर इंडिपेंडेंस सभी कास्ट इन्यूमरेट होती थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ओबीसी कास्ट इससे हटा दी गई है ना। कास्ट बेस्ड सेंसस जो है ये डिमांड थी, नीतीश कुमार जो थे उन्होंने, जीतम राम मांझी उन्होंने डिमांड की, रामदास आठवले जी उन्होंने डिमांड की, पंकजा मुंडे उन्होंने डिमांड की। महाराष्ट्र असेंबली में तो सीधा सीधा रिजोल्यूशन ही पास कर दिया ऑन द 8 जनवरी 2021 कि भाई सेंटर ने जो है कास्ट बेस्ड सेंसस करना चाहिए, और साथ में एक रीट पिटीशन भी था, हैदराबाद का बंदा था मलेश यादव, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये डाल दिया कि भाई ओबीसी का जो अदर बैकवर्ड कास्ट का इनुमरेशन हो। अब ये इशू आया था इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021, जहां पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय जो है उन्होंने आंसर दिया था और कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी नॉट टू इनुमरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन अदर देन SC/STs इन द सेंसस। सेम स्टैंड वाज टेकन इन द 1951 में स्टैंड लिया गया था, और इसी वजह से ओबीसी का इनुमरेशन नहीं हुआ था। मंडल कमीशन ने ओबीसी के पॉपुलेशन के बारे में बताया था कि इट्स अबाउट द 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस बस्टर्ड बर्ड स्पीसीज कंसीडर्ड बैरोमीटर ऑफ अ हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम which IUCN categorized as critically endangered. Its population fallen substantially in India. Supreme Court ordered recently power companies to underground their power lines in the areas of habitat of these species. Identify the species. कौन सी बस्टर्ड स्पीसीज है कि जिसके लिए ये कहा गया है ना? मैक्वींस बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकैन और बंगाल फ्लोरिकैन। आंसर इज अ बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देख लेते थोड़ा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के में क्या है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इट इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल 4 स्पीसीज, हेवीएस्ट है, काफी भारी है, वजनदार है, ग्रासलैंड इसका हैबिटेट है, मोस्टली लाइव ऑन द ग्राउंड। जब एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट को जाना पड़ता है तभी ये फ्लाई करता है, अदरवाइज ये चलता है और अपना जो है कीड़े मकोड़े खा लेता है, यानी ओमनीवोरस है। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज डिक्लेयर कर दिया गया है। क्यों? तो इसका हिस्टोरिकल हैबिटेट जो है वो श्रिंक हो गया, अभी सिर्फ 10% रहा। पहले थ्रू आउट इंडिया ये था, अभी इसका हैबिटेट श्रिंक हो गया। Conference of parties to the United Nations Convention on Migratory Species of Wild Animals जो गांधीनगर 2020 में हो गया था,
वहां पे यूनियन गवर्नमेंट ने कहा था कि इंडिया का जो बस्टर्ड का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पॉपुलेशन है सिर्फ 150 रहा है, जिसमें ज्यादातर पॉपुलेशन राजस्थान में है, कुछ जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है और कुछ बचा खुचा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। यानी ये जो एरिया है ये इसमें काफी कम एरियाज में रहा गया है। ये देखो, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एरिया है, ये एरिया है ना, ये कुछ एरिया है और ये एरिया है। इट इज दिस आर द एरियाज ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना। ये बाकी बंगाल फ्लोरिकॉन का ये एरिया है, कुछ ऊपर में यूपी के ऊपर में भी है। लेसर फ्लोरिकॉन जो है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अगल बगल में आपको देखने को मिलता है। ये कच्छ जो है, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी 1992 में नोटिफाइड कर दी गई और ऑब्वियसली उसके वजह से इसका पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गया था। 2007 तक ये 45 तक चला गया था, लेकिन 2008 से जो है कम होना शुरू हो गया था और फिलहाल में अभी जो है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में बताया है कि कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी में जो है 1 जनवरी 2021 में एक भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसका रिसर्च ये कहता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट लगाए गए कच्छ और थार डेजर्ट में, और उसी वजह से ये जो है ओवरहेड ट्रांसमिशन, ये देखो ओवरहेड ट्रांसमिशन जो है, ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसका एक है कि ये काफी हेवी है, हेवी वेट है और इसका फ्रंट विजन काफी वीक है और इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक की तारे जो है वो बराबर देख नहीं पाता, ट्रांसमिशन की तारे, और वहां पे जो है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो मर जाता भाई। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये रंजीत सिन्हा जल्ला जो है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, ही इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, उसने कहा है कि भाई ये जो पावर कंपनीज है राजस्थान की और कच्छ की, इन्होंने अंडरग्राउंड पावर लाइंस बनाना चाहिए। उनको सपोर्ट करने के लिए एक 3 मेंबर कमेटी भी बनाई है, जहां पे देवेश गढ़वी जो है मेंबर ऑफ बस्टर्ड स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ IUCN ये भी है, और उनको कहा गया कि भाई आप पावर कंपनी को हेल्प करो, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, अभी तक कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। 21st क्वेश्चन, 25th July 2021 UNESCO inscribed Ramappa Temple in Palampet, Telangana as a World Heritage Site. Ramappa Temple, built by Kakatiya ruler Ganapati Deva, commemorate Lord Shiva, built by the sandstone. What is the answer? Answer is a C, 2 and 3, 2 and 3. That means it is not built by the ruler गणपति देवा। गणपति देवा राजा ने ये बनाया नहीं है, लेकिन ये शिव टेम्पल है और सैंडस्टोन से बनाया गया है। So Ramappa temple is also called as a Rudreshwara temple. It was a 13th century temple built by Kakatiya general Rucherla Rudra Reddy of reign of Kakatiya ruler गणपति देवा, है ना। सैंडस्टोन है लेकिन ग्रेनाइट और डोलेराइट के पिलर्स है। इनर सैंक्टम जो है वो पोरस ब्रिक्स के हिसाब से बनाया गया है। स्कल्पचर जो है ये ब्रैकेट स्कल्पचर्स है ना, काफी मार्वलस ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स है। ये जो टेम्पल है इट इज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ एन आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। ध्यान में रखो, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। At the 44th session of World Heritage Committee of UNESCO held in China, 17 of 21 members supported it, है ना। और नॉमिनेटेड ये कब की गई थी? ये 2019 में कर दी गई थी। 2014 से ये यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में थी। अब ऐसा है कि जो धरोहर, जो हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट में डाली जाती है उसको वो कंट्री फॉलो अप लेती रहती है ताकि उसको वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिल जाए, है ना। उस हिसाब से ये वर्क करती है और यूनेस्को भी इसको एक रिपोजिटरी कंसीडर करती है और उससे एनालिसिस करते रहती है, सुपरविजन करते रहती है और आफ्टर डीप एनालिसिस जो है फिर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है। अब नॉमिनेशन जो था ये टेम्पल का, ये 2 क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 3 में हुआ था। क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 3
टोटल 10 क्राइटेरिया है, देखो 10 क्राइटेरिया है, इसके आधार पर यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर लेता है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया 1 है मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, और क्राइटेरिया 3 है बियरिंग अ यूनिक और एटलीस्ट एक्सेप्शनल टेस्टिमनी टू द कल्चरल ट्रेडिशन विच इज लिविंग और विच हैज बीन डिसअपियर्ड। तो ये लिविंग है यानी अभी भी हाइटी की है। अब इसके पहले जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स आइकोमॉस जो है पेरिस में है, फ्रांस में, इट इवेल्युएटेड द साइट हेरिटेज स्टेटस, इसका स्टेटस वेरीफाई कर लिया था एंड गिविंग द अप्रूवल। अब इंडिया में फिलहाल में जो है नाउ इंडिया हैज 39 साइट्स, तो अभी 39 नहीं दोस्तों, अभी 40 हो गया, क्योंकि बाद में तुरंत 2 दिन बाद जो है धोलवीरा जो है, धोलवीरा जो है ये साइट जो है एंशिएंट साइट है गुजरात में, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिल गया। तो ऑब्वियसली अभी कितने हो गए, 40 हो गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये 23 साइट को संभालता है ना। 22nd क्वेश्चन, consider the following statements with regard to the boundary sharing of Assam with other states and neighboring nations. A. Assam has the longest border sharing with the Bhutan than the Bangladesh, and second, among the states, Assam has the longest border sharing with the Manipur. Which of the above statement is or are correct? Answer देख लेते दोस्तों। D. Neither, none of them, दोनों गलत है। तो exactly क्या है देख लेते हैं। तो भाई अब पहले तो ये एनालिसिस कर लेते क्या क्या बॉर्डर है। टोटल लेंथ ऑफ द बॉर्डर विथ द नेबर कंट्रीज देखा जाए तो 533.3 किलोमीटर है। ये भूटान है, भूटान को लग के है आसाम, और दूसरा जो है हम देखते हैं बांग्लादेश के तरफ भी है। अब ये जो है देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, 267 यहाँ पे है और 265, यानी भूटान की लेंथ कम है। दूसरा टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर विद द स्टेट्स ये 2741.3 किलोमीटर है। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है वो किसकी है, तो मेघालय की है, 884.9 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम बॉर्डर किसके साथ है, त्रिपुरा के साथ है, जस्ट 46.3 किलोमीटर। क्या इशू था, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, है ना। आसाम के 8 डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर में और 24 डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट्स के साथ लगे हैं। आसाम के सभी बॉर्डर स्टेट के साथ डिस्प्यूट है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। सिर्फ आसाम का नहीं, तो ये सभी जो स्टेट्स है उनके अपने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। जैसे मेघालय के साथ अभी टेंशन आ गया था, अरुणाचल और नागालैंड जो है, ये देखो ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ये एरिया में यहाँ पे टेंशन आ गया था या झगड़ा फसाद हो गया था। तो यानी सभी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनमें अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। अब ये जो है क्या रीजन है, तो ब्रिटिश के टाइम पर ये जो जितना भी डिमार्केशंस किया गया, ये डिमार्केशंस जो था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया, तो ऑब्वियसली इश्यूज आ गए। बाद में तो और इशू बढ़ा जब मिजोरम जो है ये कार्ड आउट किया गया, नया स्टेट बना गया, तो बाकी इश्यूज बढ़ते रहे। इंटरस्टेट एग्रीमेंट एक किया गया था कि भाई स्टेटस को रखे बाउंड्री पर, नो मैंस लैंड जो है बाउंड्री पर, वहां पे स्टेटस रखे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, वहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, है ना। त्रिपुरा और मिजोरम के साथ भी अभी देखो ये त्रिपुरा और मिजोरम, जैसे यहाँ पे हुआ प्रॉब्लम वैसे वहां यहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ। वहां पे जो है हालम और ब्रूस जो इतने ग्रुप इनके ऊपर में इनके बीच में फाइट हो गई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, deposit in a public as well as private banks, cooperative banks, regional rural bank, payment bank and Indian branches of foreign banks are insured by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. First. Second, premium given by banks to the DICGC for insurance cover raised to 12 paisa for every ₹100 worth deposit. And 3, in case of a bank due to default coming under the moratorium imposed by the RBI, DICGC must have to return all the amount of depositors within a 90 days. क्या है आंसर देख लेते हैं। आंसर इज अ बी, ओनली 1 and 2, सिर्फ 1 and 2 है, इन द सेंस कि कुछ डिफॉल्ट हो जाता है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन जो है ये
एक तो नॉट गिविंग द रिटर्न ऑल अमाउंट, एक तो ऑल अमाउंट नहीं हो सकता या विद इन 90 डेज नहीं हो सकता। देखते हैं आंसर क्या है। तो अमेंडमेंट बिल आ गया है, अभी यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया गया है। रीजन ये था कि भाई यस बैंक, लक्ष्मी बैंक रिसेंटली मोरेटोरियम के वजह से डिपॉजिटर के सब पैसे फंसे थे। आरबीआई ने फैसिलिटेशन करवा दिया और यस बैंक को जो है कंसोर्टियम ऑफ लीडर लेड बाय द एसबीआई उसको हैंड ओवर कर दिया, और लक्ष्मी बैंक को भी जो है डीबीएस बैंक को हैंड ओवर कर दिया। वैसे ही पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव जो बैंक है वो मोरेटोरियम में है 2019 से, और इसी वजह से डिपॉजिटर अपना फंड जो है 1 लाख से ऊपर निकाल नहीं पा रहे हैं। तो डिपॉजिटर का सब पैसा फंसते जा रहा है और इसी वजह से फेथ जो है बैंक पर का वो डिपॉजिटर का उड़ते जा रहा है। ऐसा ना हो इसलिए सिक्योरिटी मिलना जरूरी है और डिपॉजिटर का पैसा जो है इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ बैंक इमीडिएटली मिलना चाहिए। तो ये जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इट्स अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, और ये बंदा जो है ये डिपॉजिटर को क्लेम कर देता है कि मैक्सिमम 5 लाख तक आप निकाल सकते हो। लेकिन इश्यूज कुछ और भी है। अब इश्यूज ऐसा है कि कितना देर तक ये रहे, तो बहुत सालों तक ये रहता है, 3-3, 4-4 साल जो है लग जाते हैं डिपॉजिटर को अपना पैसा रिटर्न मिलने को। तो अभी एक अमेंडमेंट बिल में ये रहने वाला है कि भाई 45 डेज का 45 डेज प्लस 45 डेज ऐसा एक क्लॉज बनाया है। फर्स्ट 45 डेज में क्या करेंगे, तो ये जो है कारपोरेशन ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगी सब डिपॉजिट अकाउंट की, और नेक्स्ट 45 डेज में उनको इमीडिएटली उनको रिटर्न करने की प्रोसेस करनी है। यानी मैक्सिमम 90 डेज में जो है ये प्रोसेस होनी चाहिए। यानी जो आंसर में दिया है 90 डेज, तो अभी फाइनल होने का है, बराबर है। यूनियन बजट जो है 2021-22 इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम ये लॉ को स्ट्रीमलाइन कर देंगे, और बैंक यदि टेम्परली अनेबल होती है तो डिपॉजिटर को अपना पैसा तुरंत मिल जाए इजी वे से और टाइम बाउंड एक्सेसिबिलिटी हो जाए। 24th क्वेश्चन, ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज वाज इंट्रोड्यूस इन 1986। व्हाट वाज द एम ऑफ दिस स्कीम? उस स्कीम का क्या एम था? प्रोवाइड डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज टू मेडिकल एस्पायरेंट्स ऑफ अ स्टेट टू स्टडी इन अ कॉलेज ऑफ अनदर स्टेट। यानी एक स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट में आराम से एडमिशन ले सकता है। रिजर्व the 50% of total seats of a medical and dental college of a state for a domicile student of a concerned state। उस स्टेट के बंदे को जो है रिजर्वेशन मिल जाए, यानी सीट उनके लिए रहे। Allocation of a reserved seats of a national as well as the state institution to the OBC, SC, ST and economically weaker sections with a maximum ceiling of 65% of total seats। यानी ये बंदों को रिजर्व सीट्स रहे। Reshuffle of a seats of a national as well as state level based on the merit list so that payment seats shall be reduced to the minimum 10% of the total seats of the each college। यानी पेमेंट सीट का ज्यादा माहौल ना रहे, मेरिट बेस पर जो है एडमिशन मिले। तो कौन सा आंसर है? आंसर इज ए, प्रोवाइड डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज टू द मेडिकल एस्पायरेंट्स ऑफ अ स्टेट टू स्टडी इन अ कॉलेज ऑफ अनदर स्टेट। यानी अभी पान इंडिया लेवल पर बच्चे इधर उधर आराम से जा सकते हैं मेरिट बेस पर, है ना। क्या है? नेशनल कोटा मेडिकल सीट स्कीम थी। 15% एंड 50% ऑफ द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आर एलोकेटेड फॉर अंडर दिस स्कीम। ओके, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया था और उस हिसाब से जो है पहली बार रिजर्वेशन आया, और एससी का 15% और एसटी का 7.5% रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। वैसे ही साथ में 2007 से 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी के लिए दिया गया था, लेकिन ऑल सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया था, स्टेट के इंस्टीट्यूशन में नहीं। जुलाई 19, 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई आप तुरंत इसके ऊपर डिसीजन ले लो। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने तुरंत डिसीजन ले लिया और 27% जो है ओबीसी के लिए और 10% जो है इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस है ना, उनके लिए ये डिक्लेयर कर दिया गया है। बीइंग अ सेंट्रल स्कीम, अब ये सेंट्रल स्कीम है तो ऑब्वियसली ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट ही देखी जाएगी, स्टेट वाइज ओबीसी की लिस्ट रिजर्वेशन के लिए नहीं देखी जाएगी।
लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोन अ रिकवरी इन द ईयर 2020 बाय द इंडियन इकोनॉमी, है ना, कौन सा ग्राफ शो करता है? सो बी, है ना, दिखती है वी शेप, है ना, तो वी शेप रिकवरी होंगी 2020 में. देख लेते हैं. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम एड्रेसिंग टू फिकी कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की कि 2020 में जो था वी शेप रिकवरी इंडिया की हो गई, अच्छा रिजल्टेंस दिखाया, पोस्ट कोविड में काफी जल्दी रिकवरी हो गई. लास्ट 4 क्वार्टर्स जो थे वो इंडिया इज ओनली कंट्री दैट शोन द 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ द ग्रोथ, यानी 4 क्वार्टर्स कंसिस्टेंटली अच्छा ग्रोथ रहा है. कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हमने ज्यादा एम्फेसिस कर दिया और इसी वजह से जो है हमारा ग्रोथ अच्छा रहा है, ऐसा सुब्रमण्यम इनका कहना है. ग्रोथ इन 2023 एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 6.5% to 7% और उसके बाद 8% तक जा सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोडक्टिविटी. सो फ्रेंड्स, होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आए होंगे. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.